हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ही आशिकी, एपिसोड नंबर 28। कल के एपिसोड में हमने देखा कि राजीव, आकाश और अंजलि मिलकर प्रवीण को अपनी प्लानिंग में फंसाते हैं और प्रवीण का सारा सच उसके मुंह से उगलवा कर एक कैमरा में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे। अपनी वीडियो चलता देख प्रवीण की आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं सबसे आगे वाली सीट पर बैठी श्वेता ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अब आगे जैसे जैसे वीडियो चलती रही वैसे वैसे श्वेता और प्रवीण के चेहरे का रंग उड़ता रहा। प्रवीण अपनी जगह से उठा और धीरे से वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे खड़े राजीव ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और खींचते हुए सबके बीचों बीच ले आया। अब तक वीडियो खत्म हो चुकी थी। राजीव ने एक ज़ोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। प्रवीण लड़खड़ाते हुए पीछे जाकर अंजलि के पैरों के पास गिर गया। उसने सिर उठाकर देखा तो अंजलि उसे ही देखे जा रही थी। प्रवीण ने अपने आप को संभाला और खड़ा हो गया। वो अंजलि से कुछ कहने ही लगा था कि इतने में अंजलि ने भी एक थप्पड़ उसके मुंह पर रखते हुए कहा, ये थप्पड़ खुशी का फ़ायदा उठाने के लिए। खुशी ने देखा तो उसकी आंखों में नमी आ गई। तभी आकाश आगे आया और लगे हाथों एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे मारते हुए बोला, और ये थप्पड़ अंजलि पर हाथ उठाने के लिए। प्रवीण गाल पर हाथ रखकर अंजलि को गुस्से से घूरने लगा। उसने एक नज़र श्वेता को देखा तो श्वेता ने उससे नज़रें फेर लीं। अंजलि ने नफ़रत भरी नज़रों से प्रवीण को देखते हुए कहा, बुरे काम ज़्यादा वक्त तक छिपे नहीं रह सकते प्रवीण। एक ना एक दिन अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। ट्रिप पर तुमने जो गलत काम किया उसका इल्ज़ाम तुमने राजीव पर लगा दिया। खुशी का इस्तेमाल करके तुमने मुझे नशीली ड्रिंक पिलाई और नशे में कुछ फ़ोटोज़ लेकर धमकाना चाहा। उस दिन तो वहाँ कम लोग थे जब तुमने ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम राजीव पर लगवाया। लेकिन आज पूरी कॉलेज के सामने मैं सच्चाई बताती हूँ कि इस तरह की हरकत राजीव कभी कर ही नहीं सकते। उस रात बदतमीज़ी करने वाले तुम थे और जो तुमने किया वो एक कानूनी जुर्म है और इसके लिए तुम्हें अच्छी खासी सज़ा मिलने वाली है। प्रवीण अनजान बनते हुए बोला, ये तुम क्या कह रही हो अंजलि? मैंने ये सब कब किया? तभी राजीव उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, वो तुझे तेरे ससुराल वाले बताएंगे। चल अब तू ससुराल जाने की पूरी तरह से तैयारी कर और तेरी बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी है। राजीव ने कहा ही था कि तभी दरवाजे से इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर आ गए। प्रवीण ने पुलिस को वहां पर देखा तो घबरा गया और अपने आप को राजीव से छुड़वाते हुए बोला, बंद करो ये सब। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एक वीडियो दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये वीडियो पूरी तरह से झूठ है। इसमें मैं हूँ ही नहीं। और ये सब क्या बकवास लगा रखी है? इस वीडियो को एडिट करके बनाया गया है। बोलकर उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और आगे बोला, इंस्पेक्टर, आपको जो कुछ बताया गया है वो सब झूठ है। ये लोग मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं और ये लड़की ये भी झूठ बोल रही है। मैंने इसको कोई ब्लैकमेल नहीं किया है। इस पर राजीव ने कहा, साइबर सिक्योरिटी इस बात का खुलासा कर देगी कि वीडियो एडिटेड है या ओरिजिनल। इस बात की फिक्र तू मत कर। तभी एक कांस्टेबल सामने आया और प्रवीण को हथकड़ी पहना दी। प्रवीण बौखलाते हुए बोला, अरे आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? मैं कह रहा हूँ ना कि इस वीडियो में मैं नहीं हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना कि ये वीडियो झूठी है। आप लोग ऐसे मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये वीडियो सही है या गलत, इसके बारे में पुलिस स्टेशन चल के बात करते हैं। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर ने कहा तो राजीव ने वीडियो रिकॉर्डिंग की पेन ड्राइव इंस्पेक्टर को पकड़ा दी। इंस्पेक्टर बोले, सोसाइटी में इस तरह के काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ बोलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो लोगों में नहीं होती। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आगे क्या करना है वो पुलिस देख लेगी और जितने भी कॉपीज़ उन फ़ोटोज़ की होंगी उन सबको भी डिलीट करवा दिया जाएगा। आपको फिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी खुशी प्रवीण के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैं वाकई में बेवकूफ़ हूँ जो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर ये समझ बैठी कि तुम दिल के भी अच्छे इंसान हो। आज अपनी गलती से ये तो सीख चुकी हूँ कि कोई चेहरे से शरीफ या बदमाश नहीं होता। हसीन चेहरों के पीछे भी हैवान हो सकते हैं। अगर आज भी तुम्हें तुम्हारे कामों के लिए मैंने शाबाशी नहीं दी
तो मेरे दिल में मलाल रह जाएगा। बोलकर खुशी ने एक जोरदार थप्पड़ प्रवीण के चेहरे पर मार दिया। प्रवीण ने अपने गाल पर हाथ रख लिया। लगातार सबसे थप्पड़ खाने के बाद प्रवीण के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान छप चुके थे। प्रवीण ने एक बार फिर श्वेता की तरफ देखा। उसने अभी तक प्रवीण की तरफ से कुछ नहीं कहा था। खुशी बोली, ये थप्पड़ मेरे और अंजलि की दोस्ती में दरार डालने और मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए। प्रवीण के साथ साथ उसके दोनों दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो भी किसी न किसी तरह इस मामले में शामिल हो चुके थे। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए। खुशी और अंजलि ने एक दूसरे को देखा और गले मिल गई। खुशी ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैं पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचने लग गई थी। आई एम सॉरी। अंजलि उससे अलग हुई और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, तुम्हारी गलती नहीं है खुशी, हालात ही ऐसे थे कि ये सब होता चला गया। खुशी ने नज़रें झुकाईं और बोली, पर चाहे कुछ भी कहो, इन सब में मेरी भी बेवकूफ़ी ही थी। वो जो बोलता गया मैं वो करती गई, और मेरी मदद से उसने तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की। पता नहीं ये गिल्ट कैसे कम होगा। अंजलि ने आकाश को देखा और अपनी ओर आने का इशारा किया। आकाश उनके पास आकर खड़ा हुआ तो अंजलि ने दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर कुछ करना ही चाहती हो तो एक बहुत अच्छा काम कर सकती हो, हमारी दोस्ती को और मजबूत करने का। अंजलि की बात पर खुशी और आकाश दोनों मुस्कुरा दिए। प्रिंसिपल ने क्लैपिंग करने शुरू की तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से भर उठा। प्रिंसिपल अंजलि के पास आकर बोली, इस तरह की हरकत पर तुमने यही उम्मीद थी अंजलि, गॉड ब्लेस यू। अंजलि मुस्कुरा दी। प्रिंसिपल वहाँ से चली गई। धीरे धीरे पूरा ऑडिटोरियम खाली होता गया। अंजलि ने राजीव को देखा और बोली, सबके सामने सच लाना तो अलग बात थी राजीव, लेकिन जो कुछ भी हुआ और आप पर जो भी इल्ज़ाम लगाया वो सही नहीं था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। राजीव बोला, अरे नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिसकी गलती थी उसको अच्छी खासी सज़ा मिल जाएगी, तो अब ये सॉरी और थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। अंजलि हल्का मुस्कुरा दी। अक्षत बोला, इस तरह की सिचुएशन में भी तुमने बहुत पेशेंस के साथ काम लिया, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे। जब तक इस तरह की हरकतें होती हैं तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अक्षत जी, और मैंने भी बस उसी की कोशिश की थी। बोलते हुए उसकी नज़र शिवाक्ष पर गई तो वो भी उसे ही देखे जा रहा था। अंजलि ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर इससे पहले ही शिवाक्ष वहाँ से बाहर चला गया। अक्षत बोला, लगता है अभी भी नाराज़ है। वैसे तुमने क्या सोचा है अंजलि, आगे क्या करोगी? क्या उसका गुस्सा झेल लोगी? अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, कल से लेकर ये बात मेरे दिमाग में घूमे जा रही है। गुस्सा झेल लूँगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि शिवाक्ष को गुस्सा करना भुला दूँगी। कहकर वो जल्दी से उसके पीछे चली गई। शिवाक्ष गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगा कि इतने में अंजलि पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। गाड़ी से नीचे उतरो, बोलकर शिवाक्ष खिड़की से बाहर देखने लगा। अंजलि ने रेडियो चलाया और बोली, मैं तो नहीं उतर रही, आपको दिक्कत है तो आप उतर जाइए। शिवाक्ष ने गुस्से से रेडियो बंद किया और बोला, मुझे ज़रूरी काम से जाना है, जल्दी गाड़ी से नीचे उतरो। अंजलि ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। शिवाक्ष गुस्से से नाक फुलाते हुए बोला, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अंजलि मुंह बनाते हुए बोली, गुस्सा तो पहले ही आपकी नाक पर चढ़ा हुआ है, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या दिला पाऊंगी भला। शिवाक्ष स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अगर गुस्सा सिर्फ इतना सा ही होता तो आधा शहर मुझसे डरता नहीं। अभी गुस्सा आया नहीं है, समझी तुम? अंजलि मासूमियत से बोली, तो ठीक है फिर बुला लीजिए गुस्से को, आज मुझे मिलना है उससे। बोलकर अंजलि पलकें लगातार झपकाते हुए शिवाक्ष को देखने लगी। शिवाक्ष ने उसे उंगली दिखाकर कुछ कहना चाहा तो अंजलि ने झट से उसकी उंगली पकड़ ली और बोली, मैं नीचे नहीं उतरने वाली। कहकर उसने जीभ दिखा दी, मानो शिवाक्ष को चिढ़ा रही हो। अंजलि की हरकत देखकर शिवाक्ष का गुस्सा थोड़ा कम सा हो गया। उसने मन में कहा, नौटंकी, इस पर क्या ही गुस्सा दिखाऊं। अंजलि फिर बोली, अब क्या आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे? शिवाक्ष ने उससे अपनी उंगली छुड़ाई और बिना जवाब दिए दूसरी तरफ देखने लगा। अंजलि ने दोबारा से पूछा, बोलिए ना शिवाक्ष जी, क्या अब आपका बात करने का भी मन नहीं है?
शिवांश दांत पीसते हुए उसे देखा और बोला, शिवांश जी मत कहो मुझे, अब ये जी इरिटेट कर रहा है। और जहाँ तक बात रही तुमसे बात करने की, तो जब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं तो मैं भी क्यों बात करूँ। इतना कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझसे एक बार भी कुछ नहीं कहा, और अब मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुमसे बात करूँ। अंजलि ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोली, मैं आपको बताना चाहती थी शिवांश, लेकिन जितनी बार मैंने बताना चाहा उतनी बार कुछ न कुछ होता चला गया। फिर आप नाराज़ हो गए और आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो मैं आपको कैसे बताती भला। शिवांश ने सीट बेल्ट खोली और उसकी ओर झुकते हुए बोला, कोई इशारा नहीं कर सकती थी क्या? फ़ोन तो है ना तुम्हारे पास, कोई मैसेज भी तो कर सकती थी। और अगर ये सब नहीं कर सकती थी तो कम से कम एक कागज़ पर लिख कर ही बता देती। लेकिन नहीं, तुम्हें मुझे बताना ही नहीं था, क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। और जिन लोगों को तुम्हें बताना था तुमने उन लोगों को बता दिया। तो अब तुम उन्हीं लोगों से बात करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंजलि को महसूस हुआ कि शिवांश को जलन सी हो रही थी। उसने शिवांश की आंखों में देखते हुए कहा, बात तो आपसे ही करनी है, फिर चाहे आप जो मर्जी कहें। शिवांश ने उसका चेहरा दूसरी ओर फेरते हुए कहा, दरवाज़ा सामने है, जो गाड़ी से नीचे उतरता है उसे खोलो और नीचे उतर जाओ। अंजलि सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, आप मुझे मेरे रूम तक छोड़ दीजिए, वहाँ मैं उतर जाऊँगी। शिवांश ने अपने सिर पर हाथ रखा और बोला, अजीब लड़की है, मैं तुम्हारे रूम नहीं जा रहा, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। तो अगर बैठना है तो बैठी रहो, फिर मत कहना कि मैं तुम्हें तुम्हारे रूम से दूर ले आया, और उसके बाद मैं तुम्हें वापस छोड़ने नहीं आने वाला। चलेगा, अंजलि ने कहा तो शिवांश ने गाड़ी चला दी। शिवांश ने रेडियो बंद किया तो अंजलि ने उसे फिर से चला दिया। कुछ वक्त तक यही चलता रहा। अंजलि रेडियो चालू करती और शिवांश उसे बंद कर देता। कुछ आगे जाकर शिवांश ने फ्रस्ट्रेट होकर गाड़ी में ब्रेक लगा दी। फिर इरिटेशन से बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? अंजलि तपाक से बोली, यही कि आप मुझसे बात करें। शिवांश सीट बेल्ट खोलते हुए बोला, वो तो होने से रहा, कहकर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। ऐसे कैसे होने से रहा, मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे बात नहीं करेंगे, कहकर अंजलि भी गाड़ी से नीचे उतर गई। शिवांश आगे चलने लगा और अंजलि उसके पीछे। अंजलि मुस्कुराई और बोली, आपने कहा कि आप बात नहीं करेंगे, लेकिन आप तो बात कर रहे हैं। शिवांश आगे सड़क पर चलते हुए बोला, तो ठीक है, जितनी कर रहा हूँ उसी में खुश रहो। अंजलि बोली, खुश तो मैं इसमें नहीं रहूँगी, अब बात तो आपको और भी करनी पड़ेगी। और अगर नहीं की तो, पूछते हुए शिवांश अपनी जगह पर रुक गया और आईब्रो ऊपर करके उसे देखने लगा। अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर नहीं की तो मैं पूरे कॉलेज में आपके खिलाफ नारे लगवाऊंगी। शिवांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, क्या नारे लगवाओगी तुम? वो मैं बोलते हुए अंजलि चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या नारा लगाएगी। तभी शिवांश बोला, ये मैं का नारा लगाओगी तो कोई बकरी समझ के उठा कर ले जाएगा। अंजलि ने मुंह बनाया और बोली, ये कोई नारा नहीं था, बल्कि नारा तो ये होगा कि पढ़ाई कर लो, मौका है, शिवांश राजवंश धोखा है। शिवांश आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, व्हाट? पर मैंने किसको धोखा दिया जो तुम ऐसा नारा लगाओगी? अंजलि ने जल्दी से कहा, वो सब मुझे नहीं पता, पर अगर आप बात नहीं करेंगे तो जो मेरे मन में आएगा मैं वो नारा लगाऊंगी, फिर चाहे वो सही हो या गलत। अभी आप अगला नारा सुनिए, बोलकर अंजलि अपना गला साफ करने लगी। शिवांश बाजुएं आपस में बांधे उसे देखने लगा। अंजलि आगे बोली, चोरी करना पाप है, शिवांश राजवंश सांप है, बोलकर अंजलि मुंह बनाए उसे देखने लगी। और शिवांश ने पूछा तो अंजलि आगे बोली, सच्चा दोस्त दर्द बांटे, शिवांश राजवंश को कौवा काटे, बोलकर अंजलि चुप हो गई। पहले शिवांश उसे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और देखते ही देखते वो मुस्कुराहट कब हंसने में बदल गई शिवांश को पता ही नहीं चला। अंजलि घूरते हुए उसे देखने लगी। अंजलि ने उसे घूरते हुए पूछा, हंस क्यों रहे हैं? शिवांश हंसना बंद करते हुए बोला, मेरी मर्जी, वैसे नारे अच्छे हैं,
छोटे बच्चों को अपने साथ खड़ा करके ये नारे लगाओगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अंजलि मुंह बनाकर उसे देखते हुए बोली। अब तो आप बात करेंगे ना? किसने कहा कि मैं तुमसे बात करूँगा? अपने ख्याली पुलाव ज़रा कम पकाया करो, कहकर शिवाक्ष वहाँ से आगे जाने लगा। एक तो बात किए जा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि बात नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई भला? बोलते हुए अंजलि भी उसके पीछे जाने लगी तो उसका पैर मुड़ गया। वो जल्दी से ज़मीन पर बैठ गई। एक दिन पहले भी उसका वही पैर मुड़ा था जिस वजह से उसे ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने पैर को जल्दी जल्दी मलने लगी। शिवाक्ष ने उसकी आवाज़ सुनी तो जल्दी से उसकी ओर आ गया और पंजों के बल उसके पास बैठते हुए बोला, देखकर नहीं चल सकती क्या? लगा ली ना चोट? बोलते हुए उसका लहजा फिक्र भरा था। शिवाक्ष प्यार से उसके पैर को सहलाते हुए उसकी मोच को ठीक करने लगा। अंजलि कराहते हुए बोली, नहीं नहीं शिवाक्ष, हाथ मत लगाइए, इससे और भी दर्द होगा मुझे। मैं फिर से डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? शिवाक्ष ने पूछा तो अंजलि ने कुछ पल उसे घूरकर दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। अरे बताओ तो, शिवाक्ष ने एक बार फिर कहा तो अंजलि नाराज़गी से बोली, अभी आप बात क्यों कर रहे हैं? आपको तो बात नहीं करनी थी ना, और आपको तो ज़रूरी काम से भी जाना था। तो आप जाइए, मैं अपना आप देख लूँगी, आप मुझसे बात मत कीजिए। शिवाक्ष बोला, अगर तुम्हें दिखाई देता फिर तो बात ही क्या थी, पर प्रॉब्लम तो यही है कि तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, तभी तो चलते चलते कहीं भी गिर पड़ती हो। बोलकर शिवाक्ष उसके पैर को हिलाने की कोशिश करने लगा। अंजलि झट से उसे रोकते हुए बोली, नहीं मत छेड़िए। शिवाक्ष ने उसे घूरा कि उसी वक्त आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगी। शिवाक्ष ने सिर उठाकर देखा तो अचानक ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अंजलि उसके हाथ को अपने पैर से हटाने में लगी हुई थी। शिवाक्ष हाथ से आसमान की ओर इशारा करते हुए बोला, वो देखो, इंद्रधनुष। अंजलि ने आसमान की ओर देखा तो शिवाक्ष ने झटके से उसके पैर को हल्का सा मोड़ दिया। अंजलि आसमान में इंद्रधनुष ढूंढने में लगी थी। उसे खबर ही नहीं हुई कि कब शिवाक्ष ने अपना काम कर भी दिया। वो उसे देखते हुए बोली, कहाँ है इंद्रधनुष? अब घर चला गया। शिवाक्ष की बात पर अंजलि आंखें छोटी करके उसे देखने लगी। शिवाक्ष उसके माथे पर उंगली से मारते हुए बोला, अब पैर हिलाओ और बताओ, दर्द हो रहा है या नहीं? अंजलि ने पैर को थोड़ा बहुत हिलाया तो अब उसे कम दर्द हो रहा था। शिवाक्ष ने बिना उसके पैर में और दर्द लगाए उसकी मूंछ को ठीक कर दिया था। यहाँ तक कि इस बात की खबर भी अंजलि को नहीं हुई कि शिवाक्ष ने उसके पैर के साथ कुछ किया भी। अंजलि के पैर की मूवमेंट और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर शिवाक्ष समझ गया कि अब उसे पैर में दर्द नहीं हो रहा। शिवाक्ष खड़ा होते हुए बोला, चलो उठो, बारिश शुरू हो चुकी है, हम भीग जाएंगे, जल्दी गाड़ी में बैठो। अंजलि ने गाड़ी को देखा और बोली, मैं क्यों बैठूं? आप जाइए ना, आपको तो काम भी है ना, और आपको तो मुझसे बात भी नहीं करनी, तो आप क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी मेरा रूम तो दूसरी तरफ है, तो मैं आपकी गाड़ी में जाकर क्या करूँगी? आप जा सकते हैं। शिवाक्ष उसकी ज़िद के आगे हार मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, कर रहा हूँ मैं तुमसे बात, और नहीं है मुझे कोई दूसरा काम, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ने ही जा रहा हूँ। अंजलि भाव खाते हुए बोली, नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं जाना चाहती, आप जा सकते हैं। तुम नहीं चल रही हो? शिवाक्ष ने पूछा तो अंजलि ने झट से ना में गर्दन हिला दी। बारिश अब तेज़ लगने लगी थी। शिवाक्ष फिर बोला, सोच लो। सोच लिया, कहकर अंजलि ने दूसरी तरफ चेहरा घुमा लिया। ऑल राइट, कहकर शिवाक्ष नीचे झुका और अंजलि को बाहों में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर अंजलि हैरान रह गई और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसने अभी शिवाक्ष को नहीं पकड़ रखा था। शिवाक्ष ने उसे ऊपर की ओर उछाला तो अंजलि ने झट से उसके गले में अपने हाथों को लपेट लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं। शिवाक्ष ने उसे देखा तो अंजलि उसे घूरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको खिलौना लग रही हूँ क्या, जो आप मुझे हवा में उछाल रहे हैं? और जो तुम मेरी बातों को हवा में उछाल रही हो उसका क्या? बोलकर शिवाक्ष उसे बाहों में लिए गाड़ी की तरफ चला गया। अंजलि अपने पैर छटपटाते हुए बोली, छोड़िए, मुझे नीचे उतारिए। शिवाक्ष ने उसे और कसकर बाहों में थामा और बोला, अंजलि जिद मत करो। लेकिन अंजलि ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।
और लगातार छटपटाते हुए नीचे उतरने की कोशिश करती रही। आखिर में शिवांश उसे नीचे उतारते हुए बोला, हाउ स्टबन, यस वेरी मच स्टबन, कहकर अंजलि उससे दूर जाने लगी तो शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और बोला, नॉट मोर देन मी, कहकर शिवांश ने उसे उठाकर बोनट पर बिठा दिया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। अब तक बारिश दोनों को पूरी तरह से भिगो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों की धड़कनें बेहद तेज चल रही थी। शिवांश ने अंजलि के बालों को चोटी से आज़ाद कर दिया, फिर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्यों परेशान करने लगी हो? एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अंजलि पीछे की ओर झुकते हुए बोली, क्यों मुंह फुलाए बैठे हैं? सीधे मुंह बात नहीं कर सकते क्या? शिवांश ने उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से पूछा, तुम मुझसे क्यों बात करना चाहती हो? क्योंकि मुझे बात करनी है, अंजलि ने सीधे सीधे जवाब दिया। शिवांश ने फिर पूछा, और क्यों बात करनी है? क्योंकि आपसे बात किए बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अंजलि ने के जवाब पर शिवांश ने उसके सिर से अपना सिर जोड़ लिया और पूछने लगा, अगर ऐसा ही था तो इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? अंजलि ने शिवांश की इतनी नज़दीकी पाकर आंखें बंद करते हुए कहा, मैं आपको बताना चाहती थी शिवांश, लेकिन सच में जितनी बार बताना चाहा उतनी बार कुछ न कुछ होता ही गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके साथ रहकर कभी इस मुश्किल का ख्याल ही नहीं आया। शायद ये बात उतनी ज़रूरी नहीं थी जितना ज़रूरी आपका साथ बन गया है। शिवांश ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद करके उसके सिर से सिर टिकाए वैसे ही खड़ा रहा। तभी अचानक से बिजली कड़की तो अंजलि शिवांश के सीने से लिपट गई। शिवांश ने भी कसकर उसे बाहों में भर लिया। इस वक्त की बरसात में एक अलग सा सुकून था जो शिवांश और अंजलि दोनों महसूस कर पा रहे थे। एक और बार तेज बिजली कड़की तो दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। शिवांश ने उसे बोनट से नीचे उतारा और गाड़ी का दरवाज़ा उसके लिए खोलते हुए बोला, भीग तो चुके हैं पर बीमार ना पड़ जाएं, इसीलिए जल्दी घर जाकर कपड़े बदल लेते हैं। अब गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पर छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुनकर अंजलि जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। शिवांश ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी को अंजलि के कमरे की तरफ चला दिया। गाड़ी में बैठे बैठे अंजलि ठंड से ठिठुरने लगी थी। शिवांश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि वो जल्दी से जल्दी अंजलि के रूम के नीचे पहुंच सके। कॉलेज कैंपस। बारिश होने की वजह से सब लोग कॉलेज में ही रुके थे। खुशी आकाश के बगल में आकर खड़ी हुई और बोली, आई एम सॉरी आकाश, मैं जानती हूँ कि बीते कुछ दिनों में मैं तुम लोगों से बहुत अलग हो गई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ इस तरह से हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। आकाश बिना किसी भाव के बोला, अच्छी बात है खुशी, थोड़ी देर से समझ आई लेकिन तुम्हें समझ आ गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? खुशी ने सिर हिला दिया। वो महसूस कर सकती थी कि आकाश का लहजा अब काफ़ी उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा है था। पहले की तरह वो एक इंटरेस्ट के साथ उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी उदासी की वजह क्या थी ये खुशी को नहीं पता था। बारिश थोड़ी कम हुई तो आकाश जाते हुए बोला, मैं चलता हूँ खुशी, बस का वक्त हो गया है। खुशी बोली, साथ में चलते हैं ना आकाश, मैं अपने घर के पास तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। आकाश ने बिना पीछे मुड़े कहा, नहीं खुशी, अगर यहीं से बस ले लूँगा तो अच्छा होगा, बीच रास्ते लटकना दर्द देता है। अगर शुरुआत से ही एक ही तरफ होकर चलो तो अच्छा रहता है। कहकर वो वहाँ से निकल गया। खुशी वहीं खड़ी उसकी बातों पर सोचती रही, फिर आसपास अंजलि को देखने की कोशिश करते हुए बोली, ये अंजलि कहाँ चली गई? मुझे बात करनी थी इससे, अब वही कुछ कर सकती है। पता नहीं आकाश इस तरह से क्यों रहने लगा है। जब भी मैं बात करने जाती हूँ तो इसी तरह से बात अधूरी छोड़कर चला जाता है। क्या हुआ है? ना खुद बताता है ना ही मुझे पूछने का मौका देता है। बोलते हुए उसके चेहरे पर उदासी घिर आई। इतने में राजीव उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए बोला, घर चलें प्रिंसेस? खुशी ने उसकी तरफ देखा और फिर उसके सीने से लग गई। उसके अचानक ऐसे गले लगने से राजीव को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुशी को कसकर गले से लगा लिया। राजीव उसके बाल सहलाते हुए बोला, अरे अब क्या हुआ? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, सच्चाई तुम्हारे सामने जो आ गई
और तुम इतनी बड़ी मुसीबत से बच गई, और तुम हो कि उदास खड़ी हो। खुशी उससे अलग हुई और बोली, एक मुसीबत सिर से गई उसके लिए तो मैं खुश हूँ भाई, लेकिन एक दोस्त मुझसे दूर जा रहा है, ये बात मुझे उदास कर रही है। राजीव ने सुना तो उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा, कौन सा दोस्त दूर जा रहा है? तू मुझे बता, अभी उसकी खबर लेता हूँ, अगले ही पल तेरे आगे पीछे घूमेगा। खुशी ने सुना तो उसे मना करते हुए बोली, नहीं नहीं भाई, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्त को नाराज़ मैंने किया है तो उसे मनाना भी मुझे ही चाहिए। आपको किसी को धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें रानी साहिबा। अच्छा, अभी घर चलें? बोलकर राजीव ने अपनी बाजू को उसकी ओर बढ़ा दिया। खुशी ने उसकी बाजू को अपने बाजू डाली और आगे चलते हुए बोली, चलिए आज हम दोनों रेस लगाएंगे। आपकी कार ज़्यादा जल्दी पहुंचती है या मेरी स्कूटी? लेट्स गो, बोलकर राजीव भी उसके साथ आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ कुछ देर बाद शिवाक्ष ने अंजलि के रूम के नीचे गाड़ी रोकी। बारिश अब तक थम चुकी थी। अंजलि जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गई। शिवाक्ष भी उसके पीछे नीचे उतरा। आप चाहें तो कमरे में चल सकते हैं, मैं आपको चाय बना कर देती हूँ, अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष हल्का मुस्कुराते हुए बोला, चाय तो पी लूँगा, लेकिन मेरे कपड़े भी तुम्हारी तरह भीगे हुए हैं और तुम्हारे कपड़े तो मैं पहन नहीं सकता, इसीलिए अभी मुझे जाना होगा। आराम से जाइएगा। अंजलि जाने लगी तो शिवाक्ष उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, इतनी जल्दी चली जाओगी? अंजलि ने पलट कर देखा और पूछा, आपने ही तो कहा कि आपको अपने घर जाना है, तो मुझे लगा कि आपको जल्दी जाना चाहिए। अगर आप देर करेंगे तो आपको सर्दी लग जाएगी। शिवाक्ष उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके बिल्कुल सामने खड़ा होते हुए बोला, इतनी जल्दी है मुझे भगाने की? अंजलि ने देखा कि वो उसकी बातों का गलत मतलब निकाल रहा है, तो वो अपनी बात रखते हुए बोली, नहीं शिवाक्ष, मेरा वो मतलब नहीं था। वो अंजलि बोल ही रही थी कि इतने में शिवाक्ष ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और बोला, चलो जाओ, भीग गई हो, सर्दी हो जाएगी, कहकर उसने अंजलि को दूसरी तरफ घुमा दिया। अंजलि ने एक झलक पीछे पलट कर देखा और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो कुछ आगे गई ही थी कि इतने में शिवाक्ष ने आवाज़ लगाई, सुनो। अंजलि के कदम ठहर गए। उसने पलट कर देखा तो शिवाक्ष बोला, अच्छा चलो जाओ। वो फिर से आगे बढ़ गई और अपने मन में 3 तक गिनने लगी। तभी फिर से शिवाक्ष ने पुकारा, सुनो। वो फिर से अपनी जगह पर रुक गई और शिवाक्ष को देखने लगी। कुछ नहीं, जाओ। अंजलि ने सिर हिला दिया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। शिवाक्ष वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके कमरे में जाने के बाद शिवाक्ष भी गाड़ी में बैठ गया। अंजलि अपनी बैल्कनी में आकर खड़ी हो गई और उसकी गाड़ी को देखने लगी। शिवाक्ष ने गाड़ी की खिड़की से सिर बाहर निकालकर उसे देखा और फिर अपना हाथ हिला दिया। अंजलि ने भी हाथ हिलाकर उसे बाय कह दिया। शिवाक्ष गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। अंजलि वहीं खड़ी उसकी गाड़ी को आंखों से ओझल हो जाने तक देखती रही। अगली सुबह अलार्म बजने की आवाज़ से अंजलि की नींद टूटी। उसने अलार्म बंद करना चाहा कि इतने में करवट खाकर वो बेड से नीचे गिर गई। आह, मेरी कमर, कहकर कराहते हुए उसके दिन की शुरुआत हुई। वो उठकर खड़ी हुई और ज़मीन पर पड़ा कंबल उठाकर बेड पर रख दिया, जो उसके साथ ही नीचे गिर गया था। उसने अलार्म बंद किया और फिर फ़ोन को हाथ में पकड़कर बैठ गई। पूनम जी को गुड मॉर्निंग का मैसेज करने ही लगी थी कि इतने में उनका फ़ोन आ गया। अंजलि ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया और चहकते हुए बोली, हेलो माँ, कैसी हैं? और बाबा कैसे हैं? पूनम जी ने उनकी आवाज़ में एक अलग ही खुशी महसूस कर ली थी। उन्होंने प्यार से पूछा, हम लोग तो ठीक ही हैं, लेकिन तू आज बाकी दिनों से ज़्यादा खुश लग रही है, क्या बात है? वापस घर आ रही है क्या? अंजलि ने सुना तो उदासी से बोली, नहीं माँ, अभी कहाँ, अभी तो कॉलेज में दूर दूर तक कोई छुट्टियाँ नहीं हैं, अभी तो मैं नहीं आ सकती। पूनम जी ने महसूस किया कि वो उदास हो गई है, तो बात को बदलते हुए बोली, कोई बात नहीं गुड़िया, जब छुट्टियाँ होंगी तब आ जाना। वैसे बाकी सब ठीक चल रहा है ना? और वो लोग जो परेशान करते थे वो तो अब परेशान नहीं करते ना? अंजलि ने सुना तो शिवाक्ष का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ,
अब सब कुछ बहुत अच्छा है, अब कोई परेशान नहीं करता। उसकी बात सुनकर पूनम जी ने राहत की सांस ली और बोली, चलो अच्छी बात है। जब से तूने वो बात बताई थी तब से तेरी फिक्र लगी रहती थी, लेकिन अब अगर सब ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। कहकर पूनम जी उससे और बातें करने लगी। कुछ वक्त बाद अपने बाबा के हालचाल और बाकी सब पूछकर अंजलि ने फ़ोन रख दिया। फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। कॉलेज कैंपस। शिवांश और अक्षत कॉलेज कैंपस पहुंचे ही थे कि उसी वक्त अंजलि भी कॉलेज पहुंच गई। शिवांश एकटक उसे देखने लगा। अंजलि ने हरे रंग का सूट पहना था। तेज हवा चलने से उसका दुपट्टा हवा में उड़े जा रहा था। अपने दुपट्टे को संभालते हुए वो कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। शिवांश ने अपनी शर्ट की तरफ देखा तो उसने भी हरे रंग की शर्ट पहनी थी। अक्षत ने ये नोटिस किया तो मुस्कुरा दिया। फिर शिवांश के कंधे में धीरे से अपना कंधा मारते हुए बोला, क्या बात है शिव, मैचिंग मैचिंग। हाँ, पिछले कल डिसाइड कर लिया था क्या? शिवांश उसकी बात पर इनकार करते हुए बोला, नहीं, ऐसा कुछ डिसाइड तो नहीं किया था। अक्षत उसे छेड़ते हुए बोला, ओह, मतलब दिल से दिल का रिश्ता बन चुका है। जैसा एक सोचता है वैसा ही दूसरा भी सोचता है। उसकी बात सुनकर शिवांश मुस्कुरा दिया। वो अंजलि की ओर जाने लगा कि उससे पहले ही खुशी अंजलि के पास जाकर खड़ी हो गई और उसे जल्दी से अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गई। शिवांश वहीं खड़ा रह गया। अक्षत बोला, चल अभी क्लासेस लगा लेते हैं। अब उसकी दोस्त उसके पास वापस आ गई है तो तुझे वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि खुशी की बातें कभी खत्म नहीं होने वाली। शिवांश ने सिर हिला दिया और अक्षत के साथ चला गया। अपनी क्लासेस लेने के बाद अंजलि, खुशी और आकाश ग्राउंड में बैठे हुए थे। आकाश खामोश बैठा अपने फ़ोन में देख रहा था। खुशी ने अंजलि को इशारा किया तो अंजलि आकाश को देखते हुए बोली, क्या हुआ है आकाश, इतने गुमसुम क्यों हो? आकाश ने अंजलि की आवाज़ सुनी तो उसे देखते हुए बोला, नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अगर कुछ बात है तो तुम्हें बात करनी चाहिए आकाश। अंजलि की बात पर आकाश ने एक झलक खुशी को देखा और कहा, कोई बात होगी तो मैं कर लूँगा अंजलि, पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। कहकर वो खड़ा हो गया और वहाँ से जाने लगा। अब अंजलि कुछ नहीं बोली। कहीं न कहीं वो जानती थी कि आकाश की नाराज़गी की वजह क्या थी, लेकिन आकाश ने उसे बताने से मना किया था। इसीलिए वो खुशी को नहीं बताना चाहती थी कि आकाश उसे पसंद करता है और उसका किसी और के साथ जाना आकाश को बहुत दुखता है। हालांकि अब खुशी प्रवीण की सच्चाई जान चुकी थी और उससे नफरत भी करने लगी थी, लेकिन कुछ ऐसा था जो आकाश को अभी भी परेशान किए हुए था। आकाश वहाँ से चला गया। खुशी खड़े होते हुए अंजलि से बोली, देखा तुमने, आकाश बहुत वक्त से ऐसा ही कर रहा है। उस रात जब पार्टी में तुमने मुझे उससे बात करने के लिए कहा था, तब भी वो इसी तरह से उठकर चला गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा अंजलि कि मैं क्या करूं। वो तुमसे तो इस तरह से कभी बात नहीं करता, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है तुमसे उसको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो और इसीलिए वो तुमसे नाराज़ हो जाता हो। खुशी ने आई रोल की और बोली, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा, और आकाश को मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? अंजलि ने खड़े होते हुए कहा, अब वो तो तुम्हें ही सोचना होगा खुशी। इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकती। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि हम लोग पास वाले मंदिर जाकर आते हैं। इतने वक्त से सब कुछ खराब चल रहा था, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हमें भगवान को एक थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। उसकी बात पर खुशी ने भी सिर हिला दिया। आकाश को लेकर वो दोनों मंदिर की ओर चल दी। वहीं राजीव और माही भी ग्राउंड में ही बैठे थे। तभी अक्षत ग्राउंड में आया तो तान्या एक बार फिर उससे जानबूझकर टकरा गई। उसके हाथ में पकड़ी किताबें ज़मीन पर गिर गई। माही और राजीव का ध्यान भी उस ओर चला गया। ओप्स, आई एम सो सॉरी, कहकर तान्या अक्षत को देखने लगी। अक्षत नीचे बैठा और उसकी बुक्स को उठाते हुए बोला, इट्स ओके, पर तुम कुछ ज़्यादा ही टकराती हो, ज़रा देख कर चला करो। उसकी बात पर तान्या ने कहा, क्या करें अक्षत, आपको देखकर कदम डगमगा ही जाते हैं। अक्षत ने सुना तो खड़ा होकर उसकी किताबें उसे पकड़ाते हुए बोला, गलत जगह कदम डगमगाते हैं तुम्हारे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पूछते हुए तान्या उसकी आंखों में देखने लगी। अक्षत सहजता से बोला, देखो, तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो मुझे समझ आ रहा है। रोज़ रोज़ आकर तुम मुझसे क्यों टकराती हो, मैं जानता हूँ।
अब तक मैं कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं तुम पर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम ये सब बंद कर दोगी, लेकिन लगता है कि तुम समझ नहीं पा रही हो। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, मैं समझ सकता हूँ कि ये सब होता रहता है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी और को चाहता हूँ, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। तानिया ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा ऐसा क्या? शिट यार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो जाता है? मैंने आपको कभी किसी के साथ देखा नहीं, तो मुझे लगा कि आपका ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर मुझे आप अच्छे भी लगे, इसीलिए मैंने कोशिश की, पर अब लग रहा है कि सब कुछ बेकार चला गया। बेचारी मैं, कहकर उसने मुंह लटका लिया। अक्षत ने महसूस किया कि तानिया ने उसकी बातों को अब बहुत अच्छे से समझ लिया था। एक समझदारी अक्षत को उसके अंदर दिखी। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, वैसे अगर तुम दोस्त बनना चाहो तो बन सकती हो, ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी। तानिया ने देखा तो जल्दी से उसके हाथ में अपना हाथ मिला दिया और बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ, अच्छे कामों में मैं हमेशा आगे रहती हूँ। उसकी बात पर अक्षत हंस दिया। तानिया भी उसके साथ हंसने लगी। माही ने जब ये देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उन दोनों की बातें तो नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उन दोनों को हंसता देखकर वो समझ सकती थी कि दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत चल रही है। राजीव मुंह खोले अक्षत को देखते हुए बोला, ये मैं आज क्या देख रहा हूँ? कहीं अपना अक्षत अगवा तो नहीं हो गया ना? हो सकता है हमारे साथ अक्षत का हमशक्ल या कोई बहरूपिया रह रहा हो। माही मुंह बनाए राजीव को देखने लगी। माही को खुद को घूरता देख राजीव बोला, अरे ऐसे क्या देख रही है? सच तो कह रहा हूँ, तूने आज से पहले अक्षत को कभी किसी लड़की के साथ देखा है क्या? नहीं ना? तो अभी जो हो रहा है उसको देखकर हैरानी तो होगी ना? पर तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो? माही उससे नज़रें फेरते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, मैं तुझे कैसे भी नहीं देख रही। देख तो तू रही है बेटा, अब मुझे या किसी और को ये नहीं पता, कहकर राजीव फिर से अक्षत को देखने लगा, जो अब उन्हीं की तरफ आ रहा था। अक्षत उनके पास पहुंचा तो माही खड़ी होते हुए बोली, राजीव मुझे घर जाना है, घर छोड़ दे। राजीव अक्षत को देखते हुए बोला, हाँ तो घर जाना है तो अक्षत तुझे छोड़ देगा? माही इनकार से भरकर बोली, नहीं, छोड़ना है तो तू छोड़ेगा, वरना मैं बस से चली जाऊंगी। अक्षत ने सुना तो हैरानी से बोला, पर मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? चल ना, मैं छोड़ देता हूँ। माही दूसरी तरफ घूम गई और नाराज़गी से बोली, अगर राजीव को नहीं छोड़ना तो कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। कहकर माही वहाँ से जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे साथ क्यों नहीं जाना? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तू मुझसे नाराज़ है क्या? उसकी बात पर माही उसे घूर कर देखने लगी। फिर कुछ बोलना चाहा तो उसके शब्द उसके गले में अटक गए। वो तानिया के बारे में अक्षत से पूछना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों पूछ नहीं पाई। उसने अपना हाथ छुड़ाया और राजीव का हाथ पकड़ते हुए बोली, चल राजीव। दूसरी तरफ से अक्षत ने भी राजीव का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं राजीव तू नहीं जा रहा, चल राजीव। कहकर माही ने उसे अपनी तरफ खींचा। कोई ज़रूरत नहीं है राजीव, मैं जा रहा हूँ, बोलते हुए अक्षत ने राजीव को अपनी तरफ खींचा। कुछ देर तक दोनों उसे इधर उधर खींचते रहे। दोनों तरफ से खींचे जाने पर राजीव को इरिटेशन होने लगी। उसने अपने आप को झटके से छुड़ाते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, यहाँ कोई रस्साकसी का खेल चल रहा है क्या? मैं कोई रस्सी हूँ क्या जो दोनों यहाँ से वहाँ खींचे जा रहे हो? तुम दोनों करो जो करना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बोलकर राजीव वहाँ से निकल गया। अक्षत माही से बोला, हुआ क्या है माही, एक बार बता तो सही, तुम मुझसे नाराज़ है क्या? मैं क्यों नाराज़ होऊंगी भला, मैं नाराज़ नहीं हूँ, माही ने कहा तो अक्षत उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, पक्का? माही ने नज़रें फेरते हुए हाँ कह दिया। अक्षत बोला, ऐसा लग तो नहीं रहा, खैर चल मैं छोड़ देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अक्षत, जिसके पास से आ रहे हो उसी के पास जाओ, कहकर माही जल्दी से वहाँ से भाग गई। पर मैं किसके पास से आ रहा हूँ, बोलकर अक्षत ने कुछ पल सोचा और फिर माही के पीछे चल दिया। इससे पहले कि अक्षत माही को रोकता, बस वहाँ पर आकर रुकी और माही जल्दी से उसमें चढ़ गई।
चलती बस के साथ अक्षत माही को देखते हुए बोला, माही मैं छोड़ देता ना, जब गाड़ी है तो तू बस से क्यों जा रही है? माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहाँ से चली गई और अक्षत वहीं खड़ा हुआ जाती हुई बस को देखता रहा। इसको क्या हुआ? जहाँ तक मुझे याद था उस दिन की बात पर मैं इससे नाराज़ था और अभी तक ये सब उल्टा कैसे हो गया? बोलते हुए वो परेशान सा वहीं खड़ा रहा। तभी राजीव ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हो गया भाई? ऐसा क्या कर दिया तूने जो माही तुझसे नाराज़ हो गई? मतलब जो इंसान उसको सबसे ज़्यादा समझदार लगता था और इसके साथ वो सबसे ज़्यादा समय बिताती थी, आज वो उसी के साथ जाने से मना कर रही है। अक्षत ने बेचारा सा मुंह बनाया और बोला, पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं इसको क्या हुआ। खैर, आज मैंने मंदिर जाने का सोचा था, तू चलेगा क्या? राजीव मुस्कुराया और बोला, शुभ काम में देरी कैसी, चल। ठीक है, शिवाक्ष को भी बुला लेते हैं। अक्षत ने कहा तो दोनों वहाँ से चले गए। शिव गौरी का मंदिर। अंजलि, खुशी और आकाश मंदिर की सीढ़ियों के पास खड़े थे। अंजलि और खुशी ने एक दूसरे को देखा और फिर अंजलि बोली, तुम दोनों ऊपर चलो, मैं भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। खुशी बोली, हाँ ठीक है, तब तक मैं और आकाश सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। आकाश बोला, मैं यहीं रुक रहा हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो खुशी। आकाश की बात सुनकर खुशी का चेहरा उतर गया। वो मायूसी से अंजलि को देखने लगी। अंजलि आकाश से बोली, मैं आ जाऊंगी आकाश, तुम चलो ना। अंजलि ने एक बार फिर कहा तो आकाश बोला, ठीक है, हम धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, तुम जल्दी आना। अंजलि मुस्कुरा दी और वहाँ से चली गई। खुशी और आकाश मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। खुशी बोली, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो आकाश? कोई नाराज़गी है क्या? नहीं खुशी, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते हुए आकाश सामने मंदिर को देखने लगा। दोनों मंदिर में पहुँचे तो सामने शिव गौरी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। आकाश ने मूर्ति के सामने जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लीं। खुशी उसे देखती रही, फिर उसने भी अपने हाथों को जोड़कर आंखें बंद की और मन में बोली, पता तो मैं करके रहूँगी कि आकाश कि तुम्हें हुआ क्या है। बोलकर उसने एक आंख खोलकर उसे देखा, फिर वापस से आंखें बंद कर लीं। अंजलि चढ़ावा लेकर मंदिर में पहुंची, फिर पंडित जी को चढ़ावा पकड़ा दिया। पंडित जी ने चढ़ावा लिया और उनकी तरफ से एक अलग सी ज्योति लगा दी। पंडित जी तिलक लगाने लगे तो आकाश और खुशी एक साथ उनके आगे बैठ गए। पंडित जी ने दोनों को तिलक लगाया और प्रसाद दे दिया। फिर अंजलि तिलक लगाने बैठी तो कोई उसके बगल में आकर बैठ गया। अंजलि ने चेहरा घुमाकर देखा तो शिवाक्ष उसके बगल में बैठा था। अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पंडित जी ने दोनों को तिलक लगा दिया। दोनों प्रसाद लेकर खड़े हुए तो अंजलि ने देखा कि अक्षत और राजीव भी वहाँ पर आए हुए थे। उन दोनों ने भी प्रसाद ले लिया। राजीव बोला, क्या बात है, तुम लोग भी यहाँ पर आए हुए हो? खुशी बोली, हाँ भाई। अंजलि ने कहा तो हम लोग आ गए। राजीव अक्षत को देखते हुए बोला, अच्छा, वैसे हम भी अपने अक्षत बाबा के कहने पर यहाँ पर आए हैं। इनकी भगवान में आस्था हमें हर महीने यहाँ पर लेकर आती है। अक्षत ने शिवाक्ष को देखा जो अंजलि को एकटक निहार रहा था। अक्षत बोला, क्या इत्तेफाक है ना। वैसे आज सुबह से लेकर ये दूसरा इत्तेफाक है। क्यों शिव, सही कहा ना? अक्षत ने पूछा तो शिवाक्ष मानो होश में आया। उसने सिर हिला दिया। मंदिर में पूजा करने के बाद सब लोग बाहर निकल आए। अक्षत अपनी गाड़ी लेकर आया था तो सब लोग उसकी गाड़ी में बैठ गए और कॉलेज के पास उतर गए। कॉलेज का वक्त अब पूरा हो चुका था तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। आज भी आकाश खुशी के साथ नहीं गया और बस में ही निकल गया। खुशी उदासी से उसे देखने लगी। आकाश के जाने पर खुशी के उदास चेहरे को राजीव ने देख लिया था। खुशी ने अंजलि से कहा, मैं भी चलती हूँ, आराम से जाना अंजलि। अंजलि ने सिर हिला दिया। खुशी ने अपनी स्कूटी निकाली और वहाँ से चली गई। राजीव भी उसके पीछे गाड़ी चलाकर निकल गया। शिवाक्ष और अक्षत भी दोनों अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए थे। आज अक्षत के साथ जाने के लिए माही नहीं थी तो वो भी थोड़ा उदास सा था। उसने शिवाक्ष से कहा, चलें शिव? शिवाक्ष बोला, तू चल, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊँगा। अक्षत ने सिर हिला दिया और वहाँ से चला गया।
शिवाक्ष ने अंजलि को देखा और बोला, चलें? कहाँ? अंजलि ने पूछा तो शिवाक्ष बोला, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। उसकी बात पर अंजलि मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। शिवाक्ष ने आंख मार दी और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अंजलि ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। शिवाक्ष उसे साथ लिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। दोनों गाड़ी में बैठे और शिवाक्ष ने वहाँ से गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद एक हिल साइड पर शिवाक्ष ने गाड़ी रोकी और नीचे उतर गया। अंजलि भी उसके साथ ही नीचे उतर गई। शिवाक्ष पहाड़ की हरी घास पर बैठते हुए बोला, यहाँ मैं और अक्षत अक्सर आया करते हैं। ये जगह सुकून देती है। बचपन से ही जब मन उदास रहता था तो यहाँ आकर ढलते सूरज को देखा करता था। फिर सोचता था कि इस ढलते सूरज के साथ आज का बुरा दिन भी खत्म हो गया। उसकी बातें सुनते हुए अंजलि भी उसके बगल में आकर बैठ गई। शिवाक्ष आगे बोला, पता है अंजलि, इंसान ना हर जगह बस सुकून ढूंढता है। जिसे सुकून मिल जाए वो उस जगह पर ठहर जाता है, और जिसे सुकून ना मिल पाए वो यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। आज तक मैं भी यूं ही भटकता रहता था। जब से तुम मिली तब से लगा मानो एक जगह पर ठहर गया हूँ। मैंने कभी किसी इंसान में सुकून नहीं ढूंढा। मेरा सुकून तो इन पहाड़ों की वादियों में था, पर तुम्हारे आने के बाद महसूस हुआ कि किसी इंसान में भी सुकून हो सकता है। अंजलि उसकी बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मैं जब पहली बार आपसे मिली थी तो मैंने नहीं सोचा था कि आप इस तरह के इंसान होंगे, और ये भी नहीं सोचा था कि कभी मैं आपके साथ इस तरह से बैठकर बातें करूंगी। शिवाक्ष ने डूबते सूरज को देखा और बोला, सिर्फ हमारा सोचना काफ़ी नहीं होता, होता वही है जो होना होता है। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपना हाथ हरी घास पर रख दिया और अंजलि को देखने लगा। अंजलि ने भी अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। शिवाक्ष ने अपनी उंगलियों में उसकी उंगलियां कसकर थाम ली। अंजलि मुस्कुरा दी। दोनों डूबते सूरज को देखने लगे। डूबते सूरज की लाल रोशनी माहौल को बेहद खूबसूरत बना रही थी। जब तक सूरज पूरी तरह से छिप नहीं गया तब तक दोनों वहीं बैठे रहे। उसके जाने के बाद शिवाक्ष उसे उसके रूम तक छोड़ने निकल गया। राणा हाउस। अक्षत जब घर पहुंचा तो उसे लगभग रात हो चुकी थी। कॉलेज से निकलने के बाद वो यूं ही सड़कों पर गाड़ी घुमाता रहा था। अक्षत घर में आया तो सुयश जी को लिविंग रूम में सोफे पर बैठा देखकर उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। अब तक कहाँ थे अक्षत? रात होने को आई है, सुयश जी ने पूछा तो अक्षत कुछ पल की खामोशी के बाद बोला, कुछ नहीं डैड, वो बस यूं ही थोड़ा घूमने निकल गया था। सुयश जी ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, पर साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो। लाइफ में अपना गोल अचीव करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। घूमना तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और तुम्हारे एग्ज़ाम्स की डेट भी नज़दीक आती जा रही है। जी डैड, मैं ध्यान रखूँगा, अक्षत ने छोटा सा जवाब दिया। सुयश जी ने फिर पूछा, अच्छा, वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे कॉलेज से किसी लड़के को अरेस्ट किया गया है, लड़की को परेशान करने के लिए। कौन है वो लड़का? अक्षत बोला, हाँ डैड, वो लड़का इसी साल कॉलेज में आया था, और जिस लड़की को परेशान कर रहा था वो भी इसी साल कॉलेज में आई है। पर बहुत बहादुर लड़की है। उसने खुद ही उस लड़के के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर उसे पुलिस के हवाले भी करवा दिया। सुयश जी मुस्कुराते हुए बोले, वाकई बहादुर तो है। ऐसी सिचुएशन में लोग डर जाते हैं, और सच कहूँ तो डरने और लड़ने में से डरना आसान होता है, लेकिन लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वैसे नाम क्या है लड़की का? अंजलि। अंजलि आर्या, अक्षत ने कहा तो सुयश जी खामोश से हो गए, मानो किसी सोच में डूब गए हों। उसी वक्त तीर्था जी भी वहाँ पर आ गई। अंजलि नाम सुनकर वो भी अपनी जगह पर ठहर गई थी। एकाएक ही तीर्था जी की आंखों में नमी तैर गई। वो सुयश जी की तरफ देखने लगी। क्या अक्षत माही की नाराज़गी की वजह जान पाएगा? आखिर क्यों अंजलि का नाम सुनकर तीर्था जी और सुयश जी की आंखों में नमी आ गई? क्या रिश्ता है अंजलि का उन लोगों से? जानने के लिए देखते रहें मेरी आशिकी तुमसे ही।